नेताजी अनकट का एक और एपिसोड लेके हम तैयार हैं और इस बार हमारे साथ वो सांसद है जो युवा भी है, महिला भी है, सारे बॉक्सेस को टिक करती है, शांभवी चौधरी। शांभवी जी, ये चीज बताइए कि आजकल युवा की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 52 साल के राहुल गांधी भी युवा है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और शुरू ही हम लोग युवा से किए हैं। आई थिंक युवा का डेफिनेशन अब सब लोग कंफ्यूज, युवा इन राजनीति का डेफिनेशन अब बहुत अलग हो गया है और एक जनरल युवा का डेफिनेशन अब अलग है। आई थिंक जो भी अब कोई न्यू कमर होते हैं उसको सडनली युवा कह दिया जाता है, बट इस लोकसभा सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्चुअल युवा है उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ा है। आई एम नॉट जस्ट स्पेसिफिकली एनडीए का हम नहीं बात कर रहे हैं, बट अगर आप अक्रॉस द डायस भी आप देखें तो ऑपोजिशन में भी बहुत यंग लीडर्स हैं। युवा वो हैं जो अपने बात को कहने से डरते नहीं है, वो राजनीति हो या राजनीति के बाहर हो। युवा वो हैं जो अपने सपने को पूरा करने का हिम्मत रखते हैं और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना जानते हैं। युवा वो हैं जो अब आई थिंक कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जो जिनको आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते हैं, आप उनको बॉक्स में नहीं फिट कर सकते। एक आप कह सकते हैं बहती हुई नदी है युवा, जैसे आप उसको ढालते जाओगे वो ढलते जाएंगे, पर अपने टर्म्स पे वो फ्लो करते हैं। तो आप अब अभी क्या है कि हम लोग राजनीति में 50+ को भी युवा कह रहे हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी, मेरे डैड भी अपने आप को युवा समझते हैं। तो यू नो आई कीप टेलिंग हिम कि अगर आप युवा अपने आप को कह रहे हो तो हम तो इन्फेंट हो गए पॉलिटिक्स में। तो नाउ दैट आई हैव कम इन पॉलिटिक्स, आई एम सेइंग कि नाउ यू कैन प्लीज आप अपना ये युवा का टैग अब आप छोड़ दीजिए। तो एक हमेशा हम शायरी भी पढ़ते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा वो है जो जमाने को बदलने का हिम्मत भी रखते हैं और वो तकदीर भी जो है वो युवा ही लेकर के आते हैं। पर हम ये जो यूथ कांग्रेस का जो बनियान ब्रिगेड था वो भी सोचते थे कि हम भी अलग किस्म के युवा हैं, हम बदलाव चाहते हैं। क्या आप उस आई डोंट नो, कोई मेरे सामने कोई वर्ड नहीं आया, युवागिरी अगर मैं कहूँ, क्या आप उस युवागिरी से सहमत हो? नहीं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कोई लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, कुछ मर्यादा भी रखना आई थिंक कभी भी जैसे इम्पल्सिव युवा होते हैं, अपने जो सोचते हैं उस पर तुरंत एक्ट करते हैं, और हम भी वैसे ही हैं। मतलब अगर आप ब्रॉडर सिनारियो देखें तो अगर फैमिली सेटिंग हो या पॉलिटिकल सेटिंग हो, हम लोग अब बहुत जल्दी एडजस्ट करके, मतलब कि हाँ कुछ भी हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज कर लिए वाले हम लोग नहीं होते। बट जो युवा कांग्रेस ने किया वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था फॉर 2 रीजंस। सबसे पहले तो भारत हमारी आत्मा है और हम जहां से पढ़े हैं, जितना मेरा सोच है राजनीति में, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपसे हर समय कोई सहमत हो, और राजनीति में आलोचना भी जरूरी है। जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक हम लोग बेटर डिस्कशन, डिबेट, संवाद कैसे कर सकते हैं? हम लोग को डिस्कशन करना है, हम लोग को, जो लोग हमसे डिसएग्री करें हम लोग को उनकी भी बात सुननी है। तो ये बात नहीं है कि आप हम लोग से हर समय अग्री करिए, आपका अपना थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। आपको जरूरी है कि आप आलोचना नहीं कर सकते हमारी योजनाओं की या हमारी बातों की, पर एक मर्यादा होनी चाहिए। और जब हमारे देश को वो इन्वॉल्व करता है, भारत को इन्वॉल्व करता है, भारत की गंभीरता, भारत के संस्कार को इन्वॉल्व करता है, तो हमेशा थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, स्पेशली इन अ वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग एवरी डे। वो एक AI समिट था जहां पे हम लोग अपने भारत की जो एकता है, जो एकजुटता है, हम लोग उसका प्रचार कर रहे थे, हम लोग उसके लिए वहां थे। न्यू एज टेक्नोलॉजी जो है वो ही युवाओं को इन्वॉल्व करिए। अब सबसे ज्यादा अगर आप AI की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, ये सब वो फील्ड्स हैं जहां सबसे ज्यादा युवा इन्वॉल्व है। आई थिंक मोर देन 70% युवा जो है वो उसी फील्ड में इन्वॉल्व है। तो बात तो युवाओं की हो रही थी ना, बात तो युवा ही कर रहे थे। और वहां पे जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे बाहर जो पूरे देश भर से वहां पे जनप्रतिनिधि आए हुए थे, वहां पे डायलॉग डिस्कशन चल रहा था, और जिस तरीके से, और इतने खराब तरीके से प्रोटेस्ट, मतलब इट कुड हैव बीन इन अ मच बेटर वे। मतलब दैट वाज नॉट द राइट प्लेस एंड नीदर वाज इट द राइट टाइम। आपको लगता है कि आम आदमी ने उनको सही मैसेज दे दिया, बिकॉज उनको प्रैक्टिकली लात मार के वहां से आम आदमियों ने भगाया? देखिए, हमको लगता है कि
भारत की खूबसूरती उसकी एकता है। पहली बात, आम आदमी मतलब कॉमन मैन। हाँ, नहीं वो समझ गए, कॉमन मैन। और मेरे को यही लगता है कि भारत की खूबसूरती उसकी एकता ही है। और हम लोग हमेशा देखें कि जब विदेशी कोई है या बाहर के जनप्रतिनिधि है, उन लोग के सामने अगर कभी हम लोग को अपनी एकता और अखंडता दिखानी है तो हम लोग हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। तो आई थिंक यूथ कांग्रेस को करारा जवाब जरूर मिला है और आने वाले समय में वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट कांग्रेस के बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता। तो जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, जब आपकी राजनीति होती है, क्योंकि आपके अध्यक्ष खुद युवा हैं, क्या आप लोगों को टिप्स दिया जाता है कि डूज एंड डोंट्स की ऐसा करो और ऐसा मत करना, कुछ मर्यादा रखो? देखिए, अगर हम लोग चिराग भैया की बात करें, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है, वो बहुत सपोर्टिव है एज ए लीडर एंड एज समबडी, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जैसे हम लोग हमेशा देखें, हम तो बिहार से आते हो, बिहार में तो बहुत युवा नेता हैं, मतलब कई युवा नेता हैं बिहार में, और कई युवा नेता है जो हर युवा एक नेता भी तो है। हाँ, ये बात भी है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। बट हाँ, बहुत युवा नेता है और एक तो बहुत पॉपुलर युवा नेता है। पर ये सारे वो युवा नेता है जो युवाओं को मौका नहीं देते हैं, अपने युवा बने रहते हैं और इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई और युवा हमसे आगे नहीं बढ़ जाए। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिहार में। बट ये केस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव। आप देखिएगा, अभी भी लोकसभा में, जब लोकसभा के बाद जब विधानसभा भी हुए, तो उन्होंने पूरा कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा महिला और युवा का प्रतिनिधित्व वो बढ़ाए और उनको टिकट दे करके वो चुनाव लड़ा के चुनाव जिताएं। तो जब लोकसभा भी हुआ था, तब भी उनके मतलब जो उनके साथ नहीं थे, वो विरोधी थे, वो काफी कुछ उनके बारे में बोले कि इतने यंग लोग को टिकट दे दिया, पता नहीं विल दे बी एबल टू स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। और तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे युवा राजनीति में चाहिए और हम उनको प्रमोट करेंगे। एक महिला और युवा का डेफिनेशन प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों को दिया था, ये जरा हमारे दर्शकों को बताया। जब आप लोग मिले थे पहली बार, आप चुन के आए थे, प्रधानमंत्री ने एक एमवाई का डेफिनेशन आप लोगों को हाँ, तो बिहार में पॉलिटिकली एक एमवाई का डेफिनेशन है जो सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर है, और उसको हम लोग काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने अपना एक एमवाई समीकरण शुरू किया, जिसमें उन्होंने महिला और युवाओं की बात की। और फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि बदलते भारत की जो तस्वीर है और बदलते भारत की जो राजनीति आने वाली है, उसमें भागीदारी महिलाओं और युवाओं की ज्यादा बढ़े, ये सबसे अति आवश्यक है। एक ऐसा भी होता है क्योंकि हम थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है, और हम अपने दादाजी को भी राजनीति में काम करते हुए देखे, हम अपने पिताजी को भी राजनीति में काम करते हुए देखे, और अब हम भी राजनीति में हैं और जनता के बीच में रहते हैं। एक गैप वहां पे जेनरेशनल है। जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग का अप्रोच है, हम लोग का थिंकिंग है, हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, हम एथिक्स की बात करें, हम मॉरल्स की बात करें, ये नहीं है कि उनका चीज गलत है। बट अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे डिमांड्स एंड नीड्स भी बदल रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को एड्रेस करने का तरीका भी बदल रहा है। हम लोग अब अपने क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से संवाद करना चाहते हैं, या फिर हम लोग उनकी कोई काम करते हैं, तो अब हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, यूज करते हैं फेसबुक कॉमेंट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी रिपोस्ट देखते हैं, इंस्टाग्राम का कमेंट्स पढ़ते हैं। आप मानिएगा नहीं, हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट से भी ऑपरेट करते हैं। अगर कोई फोटो खींच के पोस्ट कर दे कि एंड दे मेंशन मी, देन आई नो कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम हुआ। बट ये हम लोग के पहले वाले जनरेशन में नहीं था, और अब हम लोग कितना भी कोशिश करें, वो हम अपने डैड को नहीं सिखा सकते या हम डैड को नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे थे कि जैसे जैसे डिमांड्स बदलते जा रहा है, जैसे जैसे नई जनरेशन आते जाती है, वैसे वैसे नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट करने के लिए महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना जरूरी है। और ऐसे ही हमारे चिराग भैया भी हैं, ना कभी वो इनसिक्योर हुए हैं, ना कभी वो अपनी बातों को किसी के भी रखने से कोई दिस एंड दैट करना है, ये कभी नहीं किया है उन्होंने। इनफैक्ट जब हम अपना मेडन स्पीच भी डिलीवर कर रहे थे, तो ही वाज लाइक कि तुमको जो मन में है तुम बोलो, अगर कुछ गड़बड़ करोगी तो उसको हम फिक्स कर देंगे। सो इस तरह का जो सपोर्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड एक चीज के लिए वो बहुत पर्टिकुलर है कि कभी भी ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है जिससे मतलब डिसरिस्पेक्ट हो किसी और को। मतलब ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने शब्दों का ऐसा चयन करें कि आप किसी और को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी बातों को स्पष्टता से, निडरता से रखिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स।
हमेशा एक डिग्निटी जो है अपनी, चाहे वो विपक्ष के विपक्ष लोग के के हो लिए या हो या अपने, किसी कभी भी घमंड में आके कुछ नहीं बोलना है, सोच समझ के हमेशा बोलना है। और वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि डोंट बी अफेक्टेड बाय कोई और आपको क्या कह रहा है। आप पब्लिक लाइफ में कोई आप पे पर्सनल अटैक कितना भी करे, डोंट गेट पर्सनल। हमेशा ये राजनीति है, यहाँ पे हम लोग योजना का, आइडियोलॉजी का, इसका खंडन करते हैं। हम लोग किसी को पर्सनल अटैक, किसी के परिवार पे जाके अटैक करना, किसी के बहनों को इन्वॉल्व करना, मदर्स को इन्वॉल्व करना, किसी के भाई को इन्वॉल्व करना, किसी पे कोई नीच तरह का कमेंट पास करना, ये सब कभी नहीं करना। आप क्योंकि चिराग को पारिवारिक तरीके से भी जानते हैं, आप हमेशा उनसे चिराग भैया कह के भी बुलाती हैं। इस चिराग हार्ड टास्क मास्टर, वो हार्ड टास्क मास्टर है? और दूसरी बात ये कि क्या चिराग पासवान के बारे में ऐसी क्या क्वालिटी जो जनता को नहीं पता है, जो आज आप हमको बताएंगे? आई थिंक एक क्वालिटी जो चिराग भैया के जो लोग नहीं जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली अवेलेबल है। मतलब ये बहुत कम लोगों में, जैसे अक्सर नेता लोग जो होते हैं वो इमोशनली इग्नोरेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग से डील करते हैं, इतने सारे लोगों की बात को सुनते हैं। कभी कभी ऐसा बहुत आसान है कि वो लॉस्ट हो जाते हैं। किसी और के लिए कोई ओकेजन या किसी दिन का क्या महत्व है शायद वो नेता लोग नहीं समझते, बट चिराग पासवान जी, आप उनको उनकी फैमिली के साथ ले लीजिए, आप उनको उनके हम लोग जैसे उनके जितने भी नेता हैं पार्टी के, उनके साथ ले लीजिए, या वो पार्टी के कार्यकर्ता हों या वो पार्टी के पदाधिकारी हों, उनके लिए सबके इमोशंस जरूरी हैं। एंड आई थिंक वो एक बहुत रेयर क्वालिटी है, वो सबकी बातों को समझना, सबको उतना ही महत्व देना। अभी कुछ दिन पहले वो दिल्ली से दरभंगा आए थे अपने कुक की शादी को अटेंड करने, जो रामविलास पासवान जी के समय से थे। तो उनके कुक के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम था और उसके लिए वो दिल्ली से दरभंगा आए थे। तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो रेयर है। एवरीबडी नोज कि वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं, अपनी पार्टी को पूरी तरीके से वो फिर से पुनर्स्थापित किए अपने दम पे, विदाउट हैविंग हिज फादर बाय हिज साइड। जब उनको पार्टी छीन लिया गया, उनसे परिवार छीन लिया गया, तो ऑब्वियसली ही इज अ मैन ऑफ करेज, तभी वो वापस से अपने आप को रिवाइव किए। बट करेज के साथ साथ वो इमोशनली इतने अवेलेबल है अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, ये बहुत रेयर है। प्लस गुड लुकिंग। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ही इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। इंस्टाग्राम पे सब जगह मैं देखती हूँ फोटोग्राफ्स विद कंगना रनौत। तो हाउ इज इट वर्किंग? करते हैं नहीं, जान के नहीं। एनडीए की पार्टी मीटिंग में जब दोनों आ रहे थे, तो दोनों मुस्कुरा भी रहे कि देखो अब हमारे नहीं, बट ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड। तो हाउ इज इट वर्किंग फॉर अ गुड लुकिंग बॉस? अब कभी हम उस नजर से देखे ही नहीं भैया को, हम तो शुरू से भैया 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 करते हुए आए हैं। एंड ही हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माय फादर ऑल्सो। मेरे डैड से एक पारिवारिक रिश्ता था उनका, और कभी हम गुड लुकिंग है इस तरह से नहीं देखे। बट आई नो कि बहुत सारी ऐसे फैंस हैं चिराग भैया के, और हमेशा हम लोग भी उनके वो शॉल वाले लोग, पार्लियामेंट के बाहर ऐसे हेयर इज ऑलवेज परफेक्ट, मतलब इट्स एक्चुअली क्वाइट इंस्पायरिंग। टीका भी, इनफैक्ट वो टीका वाला आदत हम लोग सबको हो गया, एंड इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। इंस्पायर करके सो पहले भी छोटा टीका तो लगाते थे, बट नाउ वी रियलाइज कि एलजेपी में काफी लोग का अब ये टीका वाला लुक आ रहा है। नॉट दैट इट्स कॉपीड, बट अब हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं। भैया इज वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल ऑल्सो, तो ये हम लोग का लुक। आप कभी एडवाइस करती है कि भैया आप बहुत गुड लुकिंग, अब भाभी ले आइए? देखिए, हर बहन का ख्वाहिश होता है कि उसका भाई घोड़ी चढ़ जाए। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अभी मेरे को बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, अभी मेरे को देश के लिए बहुत कुछ करना है, दैट्स नॉट ऑन माय प्रायोरिटी। बट आई थिंक हर बहन का यही सपना होता है कि भाई की शादी हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली एक हम लोग में आप कह सकते हैं कि एज अ पार्टी लीडर ऑल्सो वी हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि हम लोग ज्यादा पुश नहीं करते, डांट ही पड़ जाए। ऑन अ सीरियस नोट, यू नो, आजकल गुड लुकिंग नेता, और अगर आप ठीक से ड्रेस करके जा रहे हो, बहुत अनफॉर्चुनेटली लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। जैसे मुझे याद है प्रधानमंत्री के बारे में भी कभी के लोग बोलते हैं ना, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि इनके पास इतना टाइम है ड्रेस करने का, 3 बार कपड़े चेंज करते हैं। क्या आपको लगता है दैट इज ऑल्सो परसेप्शन जो बदलना चाहिए? व्हाट्स रॉन्ग अगर कोई नेता ढंग से कपड़े पहने, वांट्स टू लुक गुड? व्हाट्स रॉन्ग? आई थिंक इट कम्स फ्रॉम पीपल हु आर वेरी इनसिक्योर, जिनके पास कुछ भी नहीं है बोलने को, वो तो कुछ भी बोल देंगे। ये कोई मैटर ऑफ डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। और ये कभी भी आई थिंक ये कोई
बात नहीं है कि पॉलिटिकल स्पेस में इसकी कोई चर्चा हो कि कौन कितने बार कपड़ा बदल रहा है और कौन क्या कपड़ा पहन रहा है या कौन क्या लाइक अभी तो मतलब बहुत सारे आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन कि पीपल थिंक कि किसी पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है। आजकल तो लोग गूगल से निकाल लेते कि इसके मैचिंग टी शर्ट की प्राइस क्या है। हाँ, कंप्लीटली अननेसेसरी, इट्स नॉट नीडेड। किसी भी कोई कैसे ड्रेसअप करता है, कोई क्या पहनता है, कोई क्या लुक रखते हैं या वो कैसे आ रहे हैं पार्लियामेंट या कैसे जा रहे हैं पार्लियामेंट से हैज गॉट नथिंग टू डू विद उनका वर्किंग कैपेसिटी। पर राहुल गांधी इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज कभी-कभी लगता है कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट आते हैं वेरी कैजुअल, मतलब वो तो हाँ, मतलब वही मैं पूछ उसका भी एक लक्ष्मण रेखा होता है ना। हाँ, मतलब अब ऑब्वियसली आई कांट एंटर द पार्लियामेंट इन अ पजामा। अब ये तो मतलब अब आई एम सेइंग कि नहीं यू शुड नॉट कमेंट ऑन समबडीज का, ये मतलब थोड़ी है कि कलम पजामा पहन के अपना एकदम जीन्स पहन के आ जाए, वो हवाई चप्पल बिताई। हाँ, तो मतलब ये तो बेसिक जो आपका फॉर्मल आउटलुक होना चाहिए, करेक्ट, वो होना चाहिए। मतलब आप एक यू आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और आप कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो जब आप पार्लियामेंट जा रहे हो या आप कोई ऐसे फंक्शंस में जा रहे हो। और गरिमा है सांसद का, करेक्ट, गरिमा भी है एंड ऑब्वियसली इट डज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा तो आई थिंक रहना चाहिए। सोशल मीडिया जितना अवेलेबल हो गया, जितना हर एक चीज को लाइक स्क्रूटनाइज करता है, आपको लगता है कि आजकल बड़ा एक डायलॉग छिड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए 16 साल से नीचे के बच्चे का। एज अ यंग पर्सन आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, एज अ यंग पर्सन आई फील कि एथिक्स होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल कि एआई के बारे में हम लोग इतना बात करें बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एआई एथिक्स एंड वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन। इट्स नॉट अबाउट बैन कि बैन लगा दिए और बंदी कर दिए, क्योंकि कोई भी बैन जो है वो बच्चे को जो करना है वो तो इवेंचुअली दे विल फिगर आउट अ वे एंड डू इट। मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जिस तरीके से बच्चों को पहले हम लोग के जनरेशन में अच्छे संस्कार दिए जाते थे, है ना, कि बड़े आए हैं तो पैर छू के प्रणाम करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, या फिर मैनर्स होते थे कैसे खाना खाना है कैसे नहीं। तो अब बच्चों को ना टेक्नोलॉजिकल एथिक्स भी सिखा देना चाहिए साथ में कि इंटरनेट पे यू कांट डू दिस, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी पे अननेसेसरी। आई थिंक ये पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। स्कूल को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते सिखाते जो डिजिटल एथिक्स है वो भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बैन से क्या हो जाएगा। ढूंढ ही लेंगे, रास्ता तो ढूंढ ही लेते हम। वी ऑल बिन देयर। हम लोग को जो जो चीज से मना किया गया वो चीज करने को और मन करता है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि तो चाइल्ड नोज की सही क्या है और गलत क्या है। और हम लोग को ये ज्यादा जरूरी है कि इनफैक्ट अभी जो मेरी सिस्टर्स भी हैं, दे वेरी यंग टू मी एंड दे आर यंगर देन मी, एंड बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली में भी हैं, एंड वी कीप टेलिंग देम दैट हैव द डिसेंसी टू चूज व्हाट इज राइट। सोशल मीडिया है बट यू कैंट मिसयूज इट। आपको मिसयूज नहीं करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया का ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको अगर कोई नहीं पसंद है तो आप उसको क्रिटिसाइज करने के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते हो। एंड ऑल दिस इज गेटिंग इन्वॉल्व इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड एक जो टाइम था जब लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद इन्वॉल्व हो रहे थे ये सब में, अब यंग बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। लुक व्हाट दे आर डूइंग विथ ChatGPT एंड क्रिएटिंग इमेजेस। वही मैं आपके ऊपर आने वाली थी। एज अ महिला स्पेशली एंड लॉट्स ऑफ अस वुमेन face this thing on the social media. Correct. Where you're talking about. As a महिला सांसद के होते हुए क्या आपको कभी-कभी बुरा लगता है कि जब ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये पर्सनल अटैक्स हो जाता है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हमेशा। एंड महिला को टारगेट करना तो सबसे आसान है इस समाज में। मतलब जब आपको महिला के खिलाफ कुछ अच्छा कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा तो आप सबसे पहले उस पर पर्सनल अटैक करोगे। मतलब वही कपड़े पे, खाने पे, चलने पे, कैरेक्टर असैसिनेशन। यू विल ट्राई टू पिक आउट पिक्चर्स कि ये हो गया वो हो गया, देखिए ये तो ये। आई हैव सीन इट विद सो मच, अभी तक टचवुड नॉट मी बट आई हैव सीन इट विद अदर वुमेन कि तुरंत कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। तो आई थिंक ये सिर्फ डिजिटल इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हम लोग के सोसाइटी का ही है कि जब महिला के खिलाफ कुछ नहीं है बोलने को तो सीधे आप उस पर पर्सनल अटैक कर दो।
आपको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू सस्टेन इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप पार्लियामेंट में मैं देखती हूँ हर एज की वुमेन के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, क्या कहती है आपसे फॉर एग्जांपल सुधा मूर्ति और सुप्रिया सूले, क्या एडवाइस मिलती है आपको, क्योंकि दे हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर, आई मीन एटलीस्ट सुप्रिया सूले हैज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग. यस, एंड आई एडमायर हर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एक टाइम पे कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीति में आने की इच्छा या फिर जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड था. बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि पॉलिटिक्स का नेचर भी क्या है, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब एंड इट्स नॉट अ वेरी सिक्योर जॉब. इट्स पूरा का पूरा पब्लिक लाइफ, उसमें बहुत सारे अनकन्वेंशनल काम है जो करने पड़ते हैं. 12 बजे तक क्षेत्र घूम रहे हैं, 2 बजे तक घूम रहे हैं रात में, यू हैव टू बी, एंड इट्स अ फील्ड दैट इज डोमिनेटेड बाय मेन. यहाँ पे आप जो जनता से भी इंटरेक्ट कर रहे हो ना, मतलब अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे यू विल सी कि एक सिंगल महिला हम होंगे एंड देयर बी अ रूम फुल ऑफ मेन. तो यू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ इन दोज सिचुएशंस. अभी क्या है कि एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि महिलाओं के लिए जो सेफ जॉब्स हैं लाइक टीचिंग, बैंकिंग, ये सारे जॉब्स में महिलाएं रहें तो बेटर है. बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो भी बहुत कंफर्टेबल, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कंफर्टेबल नहीं होती हैं महिलाओं को राजनीति में आगे भेजने से. कल ही आई मेट सम वेरी यंग गर्ल्स फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज एंड मगध महिला कॉलेज एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम कि आपका क्या एजेंडाज होता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है कि नहीं. सो दे ऑलवेज से कि जो भी हम लोग का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो बस कॉलेज के कैंपस तक है. आवर पेरेंट्स वोंट अलाउ अस टू गेट आउट ऑफ कैंपस एंड गेट इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स. अभी भी मतलब एक परसेप्शन है पॉलिटिक्स का. मेरे लिए पॉलिटिक्स वाज इजी बिकॉज मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर थे, बट एज समबडी हु डज नॉट हैव दैट लिंक मेरे लिए भी थोड़ा स्कैरी हो जाएगा ना कि अब सडनली ना मेल डोमिनेटेड फील्ड, जो आपको टिकट दे रहा है वो भी मेल है, जो आपको चुनाव लड़ाएंगे वो भी मेल है, जो आपके कार्य करता है वो भी मेल है. मतलब सेफ्टी पर्पस से समटाइम्स इट गेट्स स्कैरी. और आप कभी कभी मानते हैं कि कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज नॉर्मली जो पॉलिटिक्स में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसमें दे वांट टू प्रमोट द सन एंड नॉट द डॉटर. करेक्ट. सो आई एम कमिंग टू दैट, बट जो आपका पहला क्वेश्चन था, नाउ आई थिंक the face of politics is also changing and the nature is, there are a lot of women who are getting involved now. बहुत सारी political parties की सभी political parties में अब एक महिला प्रकोष्ठ है, वुमेन सेल है जो काम करता है. महिला कार्यकर्ता बनने लगी हैं. भारतीय जनता पार्टी हो, वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, वो जनता दल यूनाइटेड हो, ये सारे ऐसे पार्टीज हैं जो बिहार में महिलाओं को एक्टिवली अपने काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं. अब तो जीविका दीदी का समूह भी है जिससे विमेन जो लीडर्स हैं गांव के लेवल पे वो क्रिएट हो रही हैं. इनफैक्ट 50% आरक्षण है, 50% पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इन बिहार. तो आप सोचिए कि लोकल लेवल पे इतने विमेन लीडर्स हम लोग की तैयार हो गई हैं. तो अब बहुत सारी महिलाएं आगे आने लगी हैं. इनफैक्ट आई विल गिव दिस क्रेडिट टू आवर स्पीकर ओम बिरला जी. वो कभी भी मतलब वो इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाए हुए वहां विमेन पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि कोई, आई डोंट थिंक कि कभी भी किसी को डर लग सकता है अपनी बातों को रखने से. या ही विल ऑलवेज एनकरेज यंग गर्ल्स टू गो स्पीक योर माइंड. अगर मेरे को कभी टाइम भी नहीं मिलेगा या कुछ होगा, ही विल ऑलवेज से कि चलो तुम बोलो. ही विल गिव मी 1 minute एक्स्ट्रा. सो यू नो इट्स लाइक दैट. एंड आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की है तब से एक बहुत वेलकमिंग माहौल महिलाओं के लिए बन रहा है. तो काफी सारी महिलाएं जो हैं, अब एक टाइम था जब अपने आप को थोड़ा दूर रखती थी, बट हम लोग को भी तो यही है ना कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. बट हैज इट रियली चेंज्ड? बिकॉज क्या आपने इस बात का सामना किया कि इनको क्यों चूज किया गया, फैमिली में इनको क्यों मौका दिया गया सांसद बनने का या राजनीति में आने का? या अगर आप आसपास लोग से मिलते हो, अरे पता नहीं ये कितना कर पाएगी ये महिला, बिकॉज वी फेस इट इन फील. अगर हम अच्छा काम करेंगे दिल से, अरे ये तो महिला है ना इसके मौका अच्छा मिल गया. और उसके और अगर अच्छा नहीं करेंगे फिर वो बोलेंगे देखो महिला है ना इसलिए लिमिटेशंस है. तो वो माइंडसेट क्या आपको लगता है पूरी तरह से चेंज हो पाया, और क्या आप पर्सनली इस माइंडसेट का आपको सामना करना पड़ा? देखिए ये सो आई विल आंसर बोथ योर क्वेश्चंस टुगेदर. स्टार्टिंग विथ योर क्वेश्चन, मेरे को कभी भी, वी आर 3 sisters, तो मेरे को कभी भी ये क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि व्हाट इफ माय फादर हैड अ सन. ये तो हम कभी सोचे ही नहीं. एंड आई वाज, मतलब भगवान के आशीर्वाद से मेरा जन्म भी एक ऐसे परिवार में हुआ
जहां पे कभी भी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा गया। आई वॉज नेवर टोल्ड कि तुम बेटी हो तो तुम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, या तुम बेटी हो तो तुम अपनी बात को नहीं रख सकती। एंड आई वॉज मैरिड ऑल्सो इन टू अ फैमिली जो कभी भी बेटे और बहू में अंतर नहीं किया। हम तो अभी भी कहते हैं कि बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी जो ये कहेंगे कि हाँ मेरी बहू जो है वो मेरे बेटे से भी ज्यादा काबिल है, बट आई वॉज मैरिड इन टू दैट फैमिली। तो मेरे लिए कभी भी ये वाला नोशन हम इस तरह से कभी प्रोसेस ही नहीं किए कि अगर कोई बेटा होता या कोई और होता। आई थिंक मेरे डैड, आई एम ट्रूली 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 ब्लेस्ड टू हैव अ फादर हु लव्ड मी लाइक ही वुड हैव लव्ड एनी अदर चाइल्ड। वो मेल हो या फिर वो मेरी बहनें हो, मेरे को हमेशा वो कहते थे कि यू हैव इट इन यू एंड यू विल डू इट। वो कभी भी हमको बेटी हो वाले एंगल से नहीं देखे, और वो तो हमको हमेशा कहते कि तुम बेटी हो तो तुमको ज्यादा लड़ना पड़ेगा, जब तक हम है तब तक हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, बट जब तुम बाहर के दुनिया में जाओगे तो तुमको डबल फाइट देना पड़ेगा, तो यू बी रेडी फॉर इट। एंड वो हमेशा हमको कहते कि जब भी फंसोगे आई विल टेक यू आउट ऑफ इट। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे पास हमेशा था। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटल प्रॉब्लम है। हम लोग पेट्रियार्की में इतने रूटेड हैं, इतने ज्यादा रूटेड हैं कि आई थिंक बाकी लोग तो समझते होंगे, अभी तक मेरे मुंह पे तो बोलने का हिम्मत किसी को नहीं हुआ है, बट मे बी इंटरनली दे वुड हैव थॉट कि बाय हर। बट क्योंकि मेरे को कभी कोई सामने से नहीं बोला तो आई हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट, बट आई नो women struggle a lot in any field. You think the definition of dynastic politics is also changing because you are also a dynast, but people will reject you if you don't do your work properly? करेक्ट। हम तो हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि हर 5 साल में आपको एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि अब हम जीवन भर सांसद रह जाएंगे या जीवन भर मेरा पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो सिक्योर्ड है। हर 5 साल में हमको फिर से एग्जाम देना। अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता मेरे को कभी भी यहाँ से हटा सकती है। ये तो जनता के, उन्होंने मेरे लिए वोट किया, उन्होंने एक विचारधारा के लिए वोट किया और हम उनका जनप्रतिनिधि बने। पर कल को अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो जनता के पास भी वो पावर है कि वो हमको हटा सकती है। तो हम लोग तो हर दिन अपना एग्जाम देते हैं। आज अगर अभी फोन नहीं उठेगा तो मेरे को फिर भी सुनना पड़ेगा। वो मेरे को नहीं सोचेंगे कि ये इनकी बेटी है और उनकी बहू है और उनकी पोती है तो इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोग के लिए इन डायनास्टी पॉलिटिक्स, एज समबडी हु हैज हैड पीपल बिफोर इन पॉलिटिक्स, एक रास्ता, हाँ एक रास्ता आपके लिए कम्युनिकेशन का बेटर हो सकता है, बट वो जीत की गारंटी नहीं है। और वो जीत की गारंटी आपको राजनीति में कोई नहीं दे सकता। बट द गुड पार्ट इज कि अ लॉट ऑफ, जैसे एक टाइम था जब सिर्फ सन्स ही आगे आ रहे थे, अब डॉटर्स भी आगे आ रही हैं, सो दैट्स अ गुड पार्ट। एंड आई होप कि अपनी बेटियों को लोग आगे कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स ही father is actually youth and young at heart. I'll go tell him, I'll show him this episode that you said. वो बड़े बहुत खुश हो जाएंगे कि देखो देखो यार, your friends have said कि I तो युवा ही है अभी, I'm going to show him this part. But I just hope कि ऐसे ही जितनी भी बेटियां हर फील्ड में उनको आगे आने का मौका दिया जाए। Do you think बिहार में ये एक बदलाव आपको नजर में आता है? बिकॉज पायल और मैं यही डिस्कस कर रहे थे और हम लोग जब बिहार गए भी थे, एक धारणा थी अरे वो बिहारी है, वहां का महिलाएं फ्यूडल माइंडसेट है, कहाँ बाहर निकल के आएंगे। हम लोगों ने चेंज देखा इस बार डेफिनेटली। तो महिलाओं ने पूरा, महिलाओं ने, मतलब मैं ऐसे ऐसे गांव में जाती थी जहां पे लड़के चुप रहते थे, महिलाएं ज्यादा बोलती थी। क्या आपको लगता है ये एक चेंज हुआ है और इसीलिए आर्थिक एम्पावरमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसलिए जरूरी था? देखिए, बिहार में महिलाओं को बहुत साल तक पीछे रखा गया, सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, ऐसी सरकार थी जो महिलाओं को वो पोजीशन ही नहीं देना चाहती थी। जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन क्या होता है, वो उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही स्टार्टेड चेंजिंग द फेट ऑफ द गर्ल्स ऑफ बिहार। आज भी आप देखिएगा, हमको याद है जब हम लोग बिहार विधानसभा के टाइम पे बहुत सारे पुराने आर्टिकल्स पढ़ते थे, बहुत सारी योजना का जो है वो बैकग्राउंड जो है, जब इंसेप्शन हुआ योजना का तब क्या थॉट प्रोसेस था, तो ये सारे आर्टिकल्स पढ़ते थे। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जो साइकिल योजना थी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जब वो महिलाओं बच्चियों को साइकिल देना शुरू किए थे स्कूल जाने के लिए, तो गांव के लोग कहते थे कि ये जो नीतीश कुमार जी ये हमारी बेटियों को बिगाड़ना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस था। बट नीतीश कुमार जी उस पे लाइक ही स्टूड फर्म एंड ही सेड कि नहीं, हम ये योजना इंप्लीमेंट करेंगे। और आज लगभग 20 साल बाद उन बेटियों को उन्होंने नौकरी भी दी, आर्थिक मदद भी दी, सरकारी नौकरी का प्रावधान किया, 50% आरक्षण देके पंचायती राज में विमेन लीडर्स क्रिएट किए,
जिन लोगों को स्वरोजगार की जरूरत थी उन लोगों को आर्थिक मदद करके स्वरोजगार देने का उन्होंने जो योजना है वो तैयार किया। तो आप देखिए कि महिलाओं को एनडीए की सरकार ने बिहार में हर उस फेज में मदद किया है जब जब उनको जरूरत थी। और आई विल टेल यू, जो शहरी महिलाएं हैं उनको तो आप अच्छा एजुकेशन दिया, आप उनको अच्छा हेल्थ केयर दिए, आप उनको, महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? गुड एजुकेशन फैसिलिटी, सिक्योर्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, और आर्थिक मदद जो है, आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट ग्रामीण महिलाओं के लिए जीविका दीदी जैसा समूह बना करके उनको एम्पावर्ड फील कराना, आई थिंक दैट इज द चेंजिंग पॉइंट। जब महिलाएं एक तरह से सोचने लगी, जब अपने लिए सोचने लगी, अपने लिए काम करने लगी, वो समूह में आ गई जहां पे एक दूसरे को वो लोग अपलिफ्ट करने लगे, वो वहां से बिहार की महिलाओं का जो तकदीर है वो बदलने लगा। हम लोग जब भी देखते हैं बिहार की महिला का बात करते तो हम लोग हमेशा उन महिलाओं को देखते हैं जो हम लोग को सोशल मीडिया पे दिखती हैं या हम लोग को जो इंस्टाग्राम पे दिखती हैं। हम लोग उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचते जो ग्रामीण लेवल पे काम कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने उन महिलाओं के बारे में सोचा जो ग्रामीण लेवल पे काम कर रही है। एंड उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि कोई आपको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है। स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है महिलाओं के लिए। जो लोग महिलाओं को, जो महिला को आदत हो गया था कि भाई हम लोग का तो कोई अस्तित्व नहीं है, उन महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आकर के बोले कि नहीं, तुम्हारे जीवन का भी उतना ही मोल है जितना एक पुरुष के जीवन का है। और वहां से वो उनको अपलिफ्ट करना शुरू किए। तो ये जो आइडेंटिटी क्रिएट हुआ बिहार में महिलाओं का, वो एनडीए की सरकार ने की। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, महिलाएं उनके साथ खड़ी रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम बिहार की बेटी और हम कह रहे हैं कि अगर आज हम यहां पर बैठे हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि वो सोच को बदले, यू नो, लाइक कि यू आर इक्वली देयर, वो चीज जो है वो उन्होंने किया। शांभा भी, आप फर्स्ट टाइम एमपीए पर आपके जितने एक्सपीरियंस है उसको सुनने के लिए मुझे लगता है हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, पर फिलहाल हमारे कैमरा पर्सन हमें इशारा करने के टाइम आ गया। Maybe next time with my dad and you should ask him the same question कि युवा का क्या definition है? Maybe your dad and Chirag pass on together. Who's the actual युवा? Right, thank you so much. Thank you very much. Lovely talking. Lovely talking, और एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ। Done. Thank you.